नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पर्वत निर्माण का जो दूसरा सिद्धांत है, होम्स का सह अंतरंग सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत हम पहले जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तब भी संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इस रेफरेंस में अध्ययन करेंगे कि सह अंतरंग सिद्धांत है वो पर्वतों का निर्माण को किस प्रकार स्पष्ट करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये आर्थर होम्स ने 1928-29 में दिया था। 1928-29 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होम्स ने। अब ये जो सह अंतरंग सिद्धांत है ये बेसिकली पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सह अंतरंगें चलती हैं उन पर टिका हुआ है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें पता है कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। उनका वितरण सर्वत्र समान नहीं होता है। इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये जब ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं तो उस ऊर्जा के या ऊष्मा का जो संचयन है उसमें भी विषमता पाई जाती है कि कहीं पर वो ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर वो कम होती है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें तापीय विषमता है वो देखने को मिलती है। और इसी तापीय विषमता के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म पदार्थों की संवहन तरंगे हैं वो संवहन तरंगे चलने लग जाती हैं। क्या चलती हैं? गर्म पदार्थों की संवहन तरंगे। अब ये जो संवहन तरंगे चलती हैं ये ही ऊपर की जो हमारा धरातल है उस पर स्थलाकृतियों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। ये जो संवहन तरंगे चलेंगी ये दो तरीके से चलती हैं या इनकी दो स्थितियाँ होती हैं। और वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले जब ये मान लो धरातल है, यहाँ से गर्म पदार्थ हैं वो ऊपर उठेंगे। कोई भी गर्म पदार्थ होगा वो क्या करेगा? ऊपर उठेगा। जब वो धरातल के नीचे आएंगी तो धरातल कठोर होने के कारण वो दोनों दिशाओं में बंट जाएगा, यानी कि दोनों दिशाओं में वो अपसरित हो जाएगा। तो पहला तो ये है आरोही स्तंभ। यहाँ संवहन तरंगे क्या करती हैं? ऊपर उठती हैं और स्थलखंड के नीचे पहुँचकर वो क्या करती हैं? दो विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं और उसके परिणाम स्वरूप स्थलखंड टूटते हैं और नए सागरों का निर्माण होगा। अब ये जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो इनका जो ये वाला भाग है यहाँ पर क्या होगा कि तनाव पड़ेगा। यहाँ पर तनाव पड़ेगा तो ये वाला पार्ट है ये टूटने लग जाएगा और यहाँ टूटकर एक नए सागर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो जो आरोही स्तंभ है या जो उठता हुआ स्तंभ है वो दृढ़ भूखंड के नीचे आकर विपरीत दिशाओं में अपसरित होता है और परिणाम स्वरूप ऊपर का जो स्थलखंड है उसमें तनाव के द्वारा वो उसको तोड़ देता है और तोड़कर नए सागर का वो वहाँ पर निर्माण कर देता है। तो ये तो आरोही स्तंभ है। इसके बाद हम देखें तो आता है अवरोही स्तंभ। अब ये मान लो धरातल है, यहाँ से संवहन तरंग ऊपर उठकर इधर आई और एक संवहन तरंग यहाँ से ऊपर उठी और वो इधर आ गई। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलती हैं और मिलकर क्या करती हैं? वापस नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये कौन सी होगी? अवरोही स्तंभ। या नीचे धंसती हुई जो संवहन तरंगे हैं वो हैं। तो ये नीचे धंसती हुई संवहन तरंगे है ये जब धरातल के नीचे मिलती हैं, अभिसरित होती हैं, यहाँ पर ये अभिसरित होंगी इसके नीचे। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं? संपीड़न पैदा करती हैं, दबाव डालती हैं ये। और इस संपीड़न के चलते ये जो भाग है ये भाग क्या करता है? ये वाला भाग ये धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है और नीचे की ओर धंसने से यहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। यहाँ दो विपरीत दिशाओं से संवहन तरंगें अभिसरित होकर नीचे जाती हैं और नीचे जाने से अभिसरण जनित दबाव के कारण धरातल में अवतलन होता है और अवतलन से उस भूसन्नति का वहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। तो जो ये उदाहरण है आरोही स्तंभ का। और ये उदाहरण किसका हो जाएगा? अवरोही स्तंभ का, यानी कि नीचे धंसते हुए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये तली नीचे धंस जाएगी और यहाँ पर भूसन्नति का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो जो संवहन तरंगों का ऊपर उठता हुआ भाग है
उस ऊपर उठते हुए भाग पर सागरीय नए सागरों का निर्माण होता है, क्योंकि वो तनाव पैदा करता है और स्थलखंड को तोड़ता है। जबकि जो अवरोही स्तंभ है, यानी कि सवहनीय तरंगों का वो भाग जिसमें जो पदार्थ हैं वो नीचे की ओर जाते हैं, वहाँ पर अभिसरण के कारण दबाव उत्पन्न होता है और दबाव के चलते धरातल में अवतलन से भूसन्नति का निर्माण होता है। तो ये दो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद यहाँ रखनी है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि सवहनीय तरंगे हैं, उनकी क्रिया चक्रीय होती है, यानी कि जहाँ पर उठता हुआ स्तंभ है और जहाँ पर गिरता हुआ स्तंभ है, जरूरी नहीं है कि सदैव वो वहीं पर रहें, उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों की स्थिति में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ या वो कम ज़्यादा होते गए, कई बार किसी स्थान पर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और कहीं पर थोड़े बहुत वो बचे रह जाते हैं, तो उससे तापीय विषमता उसमें भी अंतर आता रहता है। तो ये जो उठते या गिरते स्तंभ हैं, इनकी स्थिति में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी दौरान जब इनकी स्थिति में परिवर्तन आता है तो भूसन्नति का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति और उत्थान होता है। तो सवहनीय तरंगों की जो होम्स ने है वो 3 अवस्थाएं बताई थी। सवहनीय तरंगों की 3 अवस्थाएं होम्स ने बताई थी। जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? ये जो पहली अवस्था है इसमें इसका समय है वो सबसे लंबा होता है और अवरोही जो स्तंभ है, यानी कि नीचे जाता हुआ जो स्तंभ है, उसके सहारे भूसन्नति का निर्माण होता है। ये हमने यहाँ पढ़ लिया था। अब भूसन्नति में अवसादों का जमाव होगा और तली में धसाव होता है। अब भूसन्नति की अवस्थाएं जब हमने पढ़ी थी तब हमने देखा था कि भूसन्नति के निर्माण के बाद उसमें तलछटों का या अवसादों का जमाव होता है और जैसे जैसे जमाव में वृद्धि होती है तो भूसन्नति की तली है उसमें भी धसाव होता जाता है। तो ये इसकी पहली अवस्था है और सबसे लंबी ये अवस्था होती है। अब जो इसकी दूसरी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, इसमें सवहनीय तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, लेकिन इसकी अवधि क्या होती है? कम होती है, यानी कि कम समय तक चलती है, लेकिन इसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ अभिसरित हो रहे हैं और यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सवहनीय सेल बन जाता है, ये हम देख रहे हैं। अब इसकी गति सर्वाधिक होने का कारण क्या है? इसकी गति सर्वाधिक होने का कारण है कि गर्म पदार्थों का उत्थान होता है और ठंडे पदार्थों का अवतरण होता है। ये हमेशा याद रखना है हमें कि किसी भी चीज़ को गर्म हम करेंगे तो जो सबसे गर्म पार्ट है वो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा और ठंडा पार्ट है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति जब इसमें बन जाती है तो इसकी गति सर्वाधिक हो जाती है सवहनीय तरंगों की। अब तीव्र जब वेग इसका होगा, यानी कि तेज़ स्पीड से जब ये सवहनीय तरंगें चलेंगी तो भूसन्नति का जो मलबा है उस पर क्षैतिज संपीड़न होगा और क्षैतिज संपीड़न के कारण जो अवसाद हैं वो वलित पर्वतों में वहाँ पर बदल जाएंगे। यानी कि पहली अवस्था ये है जहाँ पर भूसन्नति का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था जिसमें गति तेज़ हो जाती है, गति तेज़ हो जाने के कारण यहाँ पर अवसादों का जमाव होता है और अवसादों के जमाव के बाद जब ये क्षैतिज दबाव बढ़ेगा तो यहाँ के जो अवसाद हैं उनमें वलन पड़ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? वलित पर्वत बन जाएगा। अब आती है इसकी तृतीय अवस्था, जो तीसरी अवस्था है। उस तीसरी अवस्था में क्या होता है? सवहनीय तरंगों की गति निरंतर कम होने लगती है और उसके कम होने का कारण क्या है कि ये जब जो दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था में तेज़ी से पदार्थ नीचे जाएंगे और तेज़ी से ही गर्म पदार्थ ऊपर आएंगे। तो ये कुछ गर्म पदार्थ बाद में क्या तेज़ गति होने के कारण नीचे की ओर जाने लग जाते हैं। ये तेज़ी से ठंडे पदार्थ हैं ये नीचे जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्या ठंडे पदार्थ जब पहुँच जाते हैं तो इस तेज़ गति के कारण वापस भी अपेक्षाकृत ठंडे पदार्थ हैं वो ही उठने लगते हैं। तो ठंडे पदार्थों का उत्थान तीसरी अवस्था में होने लगता है और गर्म पदार्थों का अवतलन होने लगता है और ये जब मिसमैच हो जाता है तब ये जो इनकी स्पीड है वो कम होने लग जाती है सवहनीय तरंगों की और अंततः क्या होता है कि सवहनीय तरंगें समाप्त हो जाती हैं और सवहनीय तरंगें समाप्त होंगी तो गिरते स्तंभ का जो दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा और दबाव ख़त्म होने के कारण जो हल्के पदार्थ नीचे चले गए थे वो वापस ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और वो जब ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो वो जब ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो इन पर्वतों में क्या होगा? उत्थान होगा। तो ये हमें पूरा समझना है कि सबसे पहले
किसी भी जगह भूसन्नति का निर्माण होगा, फिर उसमें तलछट अवसाद हैं वो जमेंगे, फिर उसमें वलित पर्वत बनेंगे, दोनों ओर से दबाव जब पड़ेगा तब। और अंत में क्या होता है कि जब कई बार जब ये विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती हैं या जो इन संवहनीय तरंगों के कारण पदार्थ नीचे ले जाया जाता है, उसमें हल्के पदार्थ भी नीचे चले जाते हैं। हल्के पदार्थ जब नीचे चले जाएंगे तब ऊपर से कई बार जब दबाव ख़त्म होता है तो वो हल्के पदार्थ वापस ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो उठने की कोशिश करेंगे वैसे ही पर्वतों की जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और ये ही एक तरह से पर्वतों की विकास की अवस्था होती है। तो ये आपका जो सैम अंतरंग सिद्धांत है वो था। अब जो नेक्स्ट बचा है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।